स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार। मानवाधिकार से के ऊपर बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे अधिकार के ऊपर कि आखिर राइट्स होते क्या हैं, यानी कि जो कि जनता के द्वारा मांगे जाते हैं, राज्य के द्वारा दिए जाते हैं और जनता के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, वो अधिकार कहलाते हैं। अधिकारों के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसलिए क्या है कि राज्यों के द्वारा व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए गए थे और इसीलिए व्यक्तियों ने राज्य के अस्तित्व को स्वीकार किया और अपनी पूरी शक्तियां, अपने पूरे अधिकार क्या किया कि राज्य को दे दिया और राज्य उनके व्यक्तित्व से संबंधित यानी कि उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके उससे संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है या उनको प्रदान करता है, क्योंकि अधिकार के बिना व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपना कोई विकास नहीं कर पाएगा। अधिकारों की बात आती है, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन समय में भी अधिकार देखने को मिलते थे कि व्यक्तियों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। और अगर हम प्राकृतिक अवस्था की बात करें, जो कि हमने जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत में भी पढ़ा है कि जॉन लॉक ने भी प्राकृतिक अधिकारों की बात की है कि व्यक्तियों को प्रकृति की ओर से अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनको छीनने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अधिकार और दूसरी चीज आती है कि जो अधिकारों की जो शुरुआत हुई थी यानी कि 1215 की मैग्ना कार्टा की बात आती है कि 1215 का जो मैग्ना कार्टा है यानी कि उसी बिल ऑफ राइट्स से यानी कि जब ब्रिटेन में यानी कि संसद को अधिकार दिए गए थे उसके बाद मनुष्यों के या वहां के नागरिकों के अधिकारों की बात की गई थी। तो अधिकारों को जो है सिंपल हम एक भाषा में कह देते कि ये अधिकार है, लेकिन अधिकारों को जो है हम आज हम ध्यान से अगर पढ़ें तो अधिकारों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो अधिकार है वो है संवैधानिक अधिकार जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। सेकंड जो है वो है हमारा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। थर्ड हमारा क्या है, मानवाधिकार जिसको हम ह्यूमन राइट्स के नाम से जानते हैं। तो संवैधानिक अधिकार, कई बार होता है कि संवैधानिक अधिकार क्या है कि ये कोई नवीन अवधारणा है, कोई नया कॉन्सेप्ट है, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई नवीन अवधारणा है। यानी कि संवैधानिक अधिकार जो है संविधान के द्वारा जो है नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संवैधानिक अधिकारों का अगर हम बात करें तो हमारे संविधान को अगर हम पढ़ें, अगर हम भारतीय संविधान के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे संविधान में ऐसी बहुत से अधिकार हैं जिनका वर्णन जो है किसमें किया गया है, संविधान में किया गया है। मनुष्यों को वो अधिकार प्रदान किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें संपत्ति के अधिकार की, आर्टिकल 31, जैसे आर्टिकल 31 का नाम आता है तो उसमें आता है कि संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का जो अधिकार था वो क्या था कि पहले आपका मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स में आता था, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को आपके मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। तो अब क्या हो गया, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार हो गया है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, जो कि राज्यों के द्वारा यानी कि हर राज्य के द्वारा अपने यहाँ पर निवास कर रहे नागरिकों को यानी कि जिनको नागरिकता दे रखी है, जो वहां रह रहे हैं, उनको कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो हर राज्य या हर देश क्या करता है कि अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है और उन्हीं के आधार पर उस देश के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वहां के जो नागरिक हैं किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार की उनके लिए वहां पर व्यवस्था है। तो मौलिक अधिकार, क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में भी मौलिक अधिकार दे रखे हैं, हर देशों में भी मौलिक अधिकार दे रखे हैं। तो जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो हमारे देश में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फिलाडेल्फिया में 1776 में 1776 में जब अमेरिका का संविधान बना तो वहां पर भी अधिकारों की बात की गई थी। इसी प्रकार से बिल ऑफ राइट्स में ब्रिटेन में और अन्य देशों में जो है अधिकारों की बात की गई और धीरे धीरे ये अवधारणा बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए क्या जरूरी है कि अधिकार जरूरी है। जब तक व्यक्तियों को अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। अगर एक चीज आती
आती है कि संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। हम मोस्टली क्या करते हैं कि संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार यानी कि ये जो दोनों चीजें हैं हम एक मान बैठते हैं कि ये दोनों चीजें एक हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है कि संवैधानिक अधिकार जो है और मौलिक अधिकार दोनों में एक छोटा सा अंतर है। वो क्या है कि संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन होता है, कोई राज्य हनन करता है, तो उसके लिए आप लोअर कोर्ट में जाएंगे। उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको बचाने की, तो आप स्टार्टिंग जो है स्थानीय निचली अदालत से उसकी शुरुआत कर सकते हैं कि आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरी चीज क्या है कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में उस चीज की अपील कर सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, अगर हम अपने देश के संदर्भ में बात करें तो हमारे देश में जो है मौलिक अधिकारों का, किसी भी देश की अगर हम बात करें, ज्यादातर देशों ने अपने देश के संविधान में उसको लिखिबद्ध कर दिया है, लेखबद्ध कर दिया है, लिख दिया गया है। तो चूंकि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया था तो उनको पता था कि अगर इन चीजों को लेखबद्ध या लिपिबद्ध नहीं किया गया है तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार किसी को भी अपना गुलाम बना सकती है। तो उसके लिए जरूरी है कि कोई किसी का गुलाम ना बने, कोई किसी का शोषण ना कर सके। उसके लिए व्यक्तियों को अधिकार दिए गए, जो कि भारतीय संविधान में भी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, क्योंकि संविधान निर्माता गुलामी की पीड़ा से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। दूसरी हमारी जो तीसरी जो चीज आती है हमारी मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं। ये तो थे कि एक राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, एक राज्य के द्वारा प्रदान किए गए हैं, लेकिन मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स की जब बात आती है तो इनकी जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। अगर हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान संहार जो हुआ था वो मानव जाति का हुआ था, यानी कि मानव जाति का विनाश हुआ था। उस चीज को रोकने के लिए कि मानव जाति का विनाश ना हो, कोई किसी को अपना गुलाम ना बनाए, कोई किसी के यहाँ उपनिवेश स्थापित ना करे, कोई जबरदस्ती किसी से कोई कार्य ना कराए, उस चीज को समाप्त करने के लिए जो है मानवाधिकारों की आवश्यकता पड़ी। तो इसीलिए यूएनओ ने, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो यूएनओ की स्थापना की थी कि विश्व में शांति कैसे स्थापित की जाए, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। और उसके बाद अधिकारों की बात आई कि कोई भी किसी का शोषण कर रहा है, उस चीज को समाप्त करने के लिए 1948 में 1948 में यूएनओ के द्वारा सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की गई, यानी कि पूरे विश्व में इस चीज को जो है फैलाया गया कि व्यक्ति के मानव अधिकार है, कोई भी राज्य इनका हनन नहीं करेगा। जैसे अगर हम बात करें मौलिक अधिकार और संवैधानिक जो अधिकार होते हैं वो राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं, नागरिकता के आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन जो मानवाधिकार होते हैं ना वो नागरिकता से संबंधित होते हैं, ना वो किसी जाति से संबंधित होते हैं, ना वो किसी धर्म से संबंधित होते हैं, ना वो किसी लिंग से संबंधित होते हैं, ना ही किसी वर्ग से संबंधित होते हैं, यानी कि ये इन सबसे ऊपर होते हैं। इन सबसे ऊपर होकर ये क्या है कि मानव को मानव के द्वारा अधिकार प्रदान किया जाता है, जो कि मानवाधिकार कहलाता है। ये किसी जाति बंधन में नहीं बंधा होता है, ना किसी राष्ट्रता से, ना किसी धर्म से, ना किसी भाषा से, इन सबसे ऊपर ये अधिकार होते हैं। जैसे अगर हम बात करें मानवाधिकारों की, तो मानवाधिकारों में बहुत सारे अधिकार आते हैं जो धीरे धीरे अब राज्यों ने क्या कर दिया है कि उनको मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया है। जैसे समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी हो गया, एकांतता का अधिकार हो गया, जिसका फेवर की अब हर प्रकार के राज्य कर रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए, यानी कि एकांतता का अधिकार व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार में उसको शामिल किया गया है। तो मानवाधिकार की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है
कि व्यक्ति के जो मानवाधिकार है अब वो धीरे धीरे कहाँ चले गए, राज्यों ने मौलिक अधिकारों में उनको शामिल कर लिया है ना। तो अब इसमें क्या है कि मानवाधिकारों की जो रक्षा की जाती है, मानवाधिकार आयोग बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो उनकी रक्षा करता है। तो मानवाधिकार के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स में क्या होता है कि गैर राज्य अभिकर्ता। गैर राज्य अभिकर्ता मतलब ऐसे हीरो या अभिकर्ता जो कि मानव जाति के कल्याण के लिए कार्यों को करते हैं। इनका उद्देश्य या लक्ष्य क्या होता है कि मानव जाति के कल्याण के लिए कार्यों को करना। अगर हम नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें तो इनको एक स्वयंसेवी संगठन भी कहा जा सकता है। जैसे बहुत सारे राज्यों में एनजीओ होते हैं। अगर हम अपने ही रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ बहुत सारे एनजीओ कार्य कर रहे हैं, कोई महिलाओं के कल्याण के लिए, कोई रोजगार के लिए, कोई किसी प्रकार के लिए, बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि कार्यों को कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से क्या है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं एक स्वयंसेवी संगठन होते हैं जो कि मानव के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। हालांकि इनके पास उतनी शक्ति नहीं होती है। अगर हम कहें कि इनके पास वैधानिकता है या इस प्रकार से है या ये दबाव बना सकते हैं, इनके पास सत्ता होती है, इनके पास कोई सत्ता नहीं होती है। जो ये स्वयंसेवी संगठन है इनके पास किसी प्रकार की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं कि इनके पास इतनी सत्ता या शक्ति है कि ये हर राज्य को प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावित कर सकते हैं मतलब किसी के भी, यानी कि किसी के भी अगर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, कोई राज्य हनन कर रहा है, तो ये संगठन क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर प्रभाव बना सकते हैं। जैसे क्या है कि इनका उद्देश्य या लक्ष्य क्या होता है, जनता के कल्याण के लिए कार्यों को करना, मनुष्यों की रक्षा करना, मानव जाति की रक्षा करना। लेकिन इनके पास एक ऐसी शक्ति होती है जो कि पूरे राज्यों को या देशों को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें आता है इसकी जो स्थापना की गई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो फर्स्ट आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है लंदन में। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जिसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकार के लिए लड़ना बताती है। अगर किसी का हनन हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, तो ये एक ऐसी संस्था है जो उसको बताती है कि किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ना है या फिर खड़ा होना है। ये संगठन जो है विश्व में बहुत अधिक फैला हुआ। अगर ऐतिहासिक बात करें हम कि जो मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं उन सभी संगठनों की बात करें तो उनमें जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है तीसरे स्थान पर आता है। तीसरा ऐसा बड़ा संगठन है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। और इसके कार्यों को देखकर 1977 में 1977 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार, 1978 में इसको अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया है कि इसने मानव शांति के लिए या मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इसमें क्या है कि ये विश्व में फैला हुआ है, इसके विश्व में बहुत सारे समर्थक हैं। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व के बहुत सारे समर्थक हैं जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को समर्थन देते हैं, मानते हैं कि वाकई में ही एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानव जाति के कल्याण के लिए कार्यों को कर रही है। इसके एक सिद्धांत आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए, इसकी थ्योरी कही जाती है, कॉन्सेप्ट कि इसका क्या है, इट इज बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू क्रश द डार्कनेस, यानी कि अंधकार को अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जला दे। तो वही चीज इसमें आती है। इसका जो लक्ष्य है या उद्देश्य है एमनेस्टी इंटरनेशनल के एआई का, वो सबसे पहला लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, फर्स्ट है विश्व में मानवाधिकारों के मार्ग में होने वाली बाधा समाप्त करना। यानी कि मानवाधिकार के मार्ग में, यानी कि आपके जो अधिकार हैं, आपके जो शक्तियां प्रदान की गई हैं या आपको मानव जाति होने के नाते प्रकृति के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय कानून के द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, अगर उनके मार्ग में कोई बाधा आती है तो ये उसको समाप्त करने का कार्य करता है।
सेकंड आता है महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करना, यानी कि ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पैरवी करता है कि उनका किसी भी प्रकार का किसी भी राज्य में शोषण नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, अगर हम बात करें, कि एक ऐसी संस्था है कि अगर कहीं भी विश्व में मनुष्यों के अधिकारों का हनन हो रहा होता है तो ये वहां जाती नहीं है, ये उसको ये नहीं कहती कि आपने इस कानून के तहत इसको गलत किया है, ऐसा किया है, यानी कि ये सारी की सारी सूचनाएं इकट्ठी करती है और विश्व के सभी देशों का ध्यान उस ओर आकर्षित करती है कि यहाँ पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। कई बार आपने सुना भी होगा कि कहीं पर कोई समस्या, किसी देश में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वहां मानव अधिकारों का हवाला दिया जाता है कि मानवाधिकार में ये चीज नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कानून में ये चीजें नहीं आती है। तो ये उसी प्रकार से अगर कहीं भी महिलाओं का, बच्चों का, अल्पसंख्यकों का या किसी भी व्यक्ति का शोषण हो रहा होता है, अधिकारों का छीना जाता है, हनन हो रहा होता है, तो ये उनकी पैरवी करती है कि इस प्रकार ना किया जाए। जो सेकंड आती है मृत्यु की सजा का उन्मूलन करना, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मानना है कि जो मृत्यु है वो एक बहुत ही ज्यादा गलत चीज है, एक अपराध की श्रेणी में आता है, एक ऐसा अपराध जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमें किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो हमें जीवन छीनने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इसका मानना है कि किसी भी अपराध का जो उन्मूलन, जो समाधान है वो मृत्यु नहीं है। इसका कहना है कि मृत्यु को जो है समाप्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जीवन का अधिकार है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे देश के संविधान में मौलिक अधिकारों की, तो आर्टिकल 21 में हमारा जो आता है वो आता है जीवन का अधिकार, यानी कि कहा जाता है कि आपातकाल में क्या होता है कि राष्ट्रपति सभी अधिकारों को स्थगित कर देते हैं, लेकिन आपके जीवन के अधिकार को उस समय भी स्थगित नहीं किया जाता, यानी कि वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो इनका भी मानना है कि मृत्यु का जो है उन्मूलन होना चाहिए, इसका भी एक समाधान ढूंढा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है शरणार्थियों के अधिकार सुरक्षित करना, यानी कि ये दुनिया है, आखिर अवस्था में भी जैसे व्यक्ति क्या करता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था, दूसरे से तीसरे जाता था, फिर चौथे जाता था, फिर धीरे धीरे मानव ने जो है एक जगह रहना शुरू किया था। तो अभी भी कुछ व्यक्ति हैं, कहीं शोषण होता है, कुछ होता है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं नौकरी के लिए या वैसे भी, और वहां जाते हैं और वहां जाकर बस जाते हैं। तो वो क्या है कि वो जो शरणार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उनको सुरक्षित करना, ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, उनके अधिकार ना छीने जाए, उनकी रक्षा करने का जो कार्य किया जाता है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल करता है। वो इस और पूरे के पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करता है। नेक्स्ट हो गया इसमें सभी राजनीतिक कैदियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई करना। आपने सुना होगा इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम ये चीज पढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून में राजनीतिक बंदी जो बनाए जाते हैं तो क्या होता है, एक संधि किया जाता है, एक समझौता किया जाता है दूसरे देशों से कि अगर हमारे यहाँ से कोई व्यक्ति अपराधी और भाग कर राजनीतिक अपराधी वहां चला जाता है तो कैसे प्रत्यर्पण करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसकी जो जिम्मेदारी है कि राजनीतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति कैदी बनाया गया है या अंतःकरण, इसमें एक चीज और आती है कि अंतःकरण या अंतः आत्मिक कैदी, यानी कि कोई धर्म के आधार पर, अगर राजनीतिक आधार पर या धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कैदी बनाया जाता है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी जो सुनवाई होनी चाहिए वो निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आता है धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करना, यानी कि धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव जाति है, कोई किसी धर्म को अंगीकार करेगी, कोई किसी धर्म को स्वीकार करती है। जैसे एक विद्वान है फ्रेडरिक नीत्शे, उन्होंने कहा है कि अगर समाज में क्या फैलाना है, अव्यवस्था फैलानी है या किसी समाज को खराब करना है, अराजकता फैलानी है, तो उस समाज के युवाओं के या वहां के नौजवानों के दिमाग में एक विचार डाल दो कि अगर तुम्हारे विचारों से किसी के विचार अगर तुमसे मिलते हैं तो उससे बात करो, और जिससे आपके विचार नहीं मिलते हैं तो उससे घृणा करो। तो इससे क्या होता है कि समाज में अराजकता फैलती है और जो घृणा का स्तर है वो बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है
अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर जेलों के हालात सुनिश्चित करना, यानी कि जो मैंने भी कहा था अंतरराष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ भी है, एक राष्ट्रीय कानून होता है, एक अंतरराष्ट्रीय कानून होता है, जिसके आधार पर राज्य एक दूसरे से बंधे हुए हैं और सभी राज्यों को उसका पालन करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि जेलों के जो मानक हैं, कुछ मानक रखे जाते हैं कैदियों के लिए, तो उनके तहत ही व्यक्तियों के साथ वहां पर क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को जो है बुरी तरीके से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उसको एकांत में डाल दिया व्यक्ति को और वहां अंधेरा है या उसको किसी और प्रकार की यातनाएं दी जा रही है, इस प्रकार की भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सैन्य संघर्ष में गैर कानूनी तरीके से हत्याओं पर लगाम कसना, यानी कि सैन्य संघर्ष आपने देखा होगा कि युद्ध वैसे तो बहुत सालों से चले आ रहे हैं। अगर हम महाभारत और रामायण की बात करें तो हर जगह जो है युद्ध देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी यही व्यवस्था है कि आपस में देश जो है युद्ध के लिए लड़ते रहते हैं, कभी जमीन के लिए, कभी सीमा विवाद के लिए, कभी किसी चीज के लिए। तो उसमें क्या है कि सैन्य संघर्ष जब होता है, आपस में जब सैनिक लड़ते हैं, अगर कोई सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर या आपने पकड़ लिया है तो उसके लिए भी कानून बने हुए हैं, यानी कि आपने जो भी सैनिक पकड़ा है तो वो भी कानून के दायरे में रहते हुए आपको उस सैनिक के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, अन्यथा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत या मानवाधिकारों के तहत आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट आता है मानव तस्करी को पूर्णतः समाप्त करना। मानव तस्करी आपने सुना भी होगा कि व्यक्ति को उठाया और बेच दिया गया। तो मानवाधिकार, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करता है कि उसका कहना है कि मानवाधिकार के खिलाफ है। उसमें क्या है कि मानव को कोई भी व्यक्ति नहीं बेच सकता, उसके जीवन को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें जीवन छीनने का या उसको हमें बांध कर रखने का भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट जो आता है मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब वही बात आ गई कि जो मानवाधिकार की रक्षा कर रहे हैं, जो रक्षक है, तो उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। कई बार होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने आवाज उठाई, किसी ने कहा, जैसे कई बार कहा भी जाता है कि इतना नुकसान समाज को अज्ञानी व्यक्तियों से नहीं होता है जितना समाज को नुकसान ज्ञानी व्यक्तियों के चुप रहने से होता है। तो वही चीज हो गई कि अगर मानवाधिकारों की रक्षा की बात आती है, कोई रक्षा की बात करता है, तो उसमें क्या है कि विचार नहीं मिल रहे हैं, किसी ने उसकी हत्या कर दी, मार काट दिया, ये बहुत आसान हो गया, आम बात हो गई है किसी को भी मार देना। तो उसमें क्या है कि उसकी रक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी एमनेस्टी इंटरनेशनल या मानवाधिकार आयोग की होती है, अगर कोई किसी के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहा है या उसको अधिकार दिलाना चाहता है। नेक्स्ट जो आता है सभी बच्चों को वैश्विक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिलाना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे देश है, अब हर देशों में, ज्यादा देशों में, या हम अपने ही देश की बात करें तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि निःशुल्क शिक्षा, यानी कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए ताकि एक शिक्षित समाज का हम निर्माण कर सके। और ये हमारी अजीब सी अव्यवस्था फैल जाती है दुनिया में, विश्व में जो अशांति फैल जाती है उसको शांत करने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम होता है वो क्या होती है, शिक्षा। तो उसके लिए जरूरी है कि निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए वैश्विक स्तर पर। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि भेदभाव हो, कि महिलाओं के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था हो, ऐसा भी नहीं है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, और वो भी निःशुल्क, ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं वो भी इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर सके और समाज में अपना योगदान दे सके। नेक्स्ट आता है किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि समाज में किसी भी प्रकार का, ना तो जाति को लेके, ना धर्म को लेके, ना लिंग को लेके, ना वर्ग को लेके किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मानव दूसरे मानव की गरिमा को क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। अगर हम किसी व्यक्ति को अपमानित करते हैं किसी भी चीज को लेके, चाहे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ग लिंग के नाम पे, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर समाज में भेदभाव है वो समाप्त होना चाहिए। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सत्ता में नहीं होता है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली संगठन है
एक स्वयंसेवी ऐसा संगठन है जो कि समाज में हो रही, विश्व में हो रही घटनाओं का, अगर कहीं भी मानव अधिकारों का हनन होता है तो पूरे के पूरे विश्व का ध्यान ये इस ओर आकर्षित कर देता है। ये इतनी शक्ति रखता है ताकि मानव के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ग्रीन पीस और एशिया वॉच, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।